ट्राइंगुलर लैमिना हो आपके पास, और उस केस में आपसे कहा जाए कि उसके किसी एक एज के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फाइंड आउट करें, तो आप उसके किसी भी एक एज में से एक्सिस पास करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो ये वाला एज जो है एज में से एक्स एक्सिस जो है पास कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो है ना एक्सिस, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला रेड एक्सिस जो अगर हम उसको एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, तो बाकी एक्सिस जो आपके पास वाई और जी एक्सिस बच जाते हैं हमारे पास। वाई या जी एक्सिस जो कि एक्स के साथ हम जो है मोस्टली वाई एक्सिस लेते हैं, वो हम जो है अपनी मर्जी से किसी भी पोजीशन पे ले सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि हमने जो है अगर ये सेंटर में लिया हुआ है तो सेंटर में ही होना चाहिए। हम जो है उसके इस पोजीशन में भी जो है वो एक एक्सिस जो है दूसरा एक्सिस जो है वो इस पोजीशन में भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें केस में फिर क्या होना था, हमें हमारे जो बाउंड्स अप्लाई करने का वे जो है ना वो सेम ही होना था, लेकिन उनकी इक्वेशन जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होनी थी, क्योंकि उस केस में जो है वो आपका जो ये वाला पॉइंट जो है जो कि एक्चुअली a/2, 0 बन रहा है, वो कोई और ही पॉइंट बनना था। तो यानी मीन्स आपके कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो जाने थे। अगर आप अपना एक्सिस जो दूसरा वाला एक्सिस जो है वो ये वाली ब्लू लाइन जो है वो अगर वो ये वाली ब्लू लाइन जो है वो ले लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होने थे, आपकी इक्वेशंस यहाँ पे इक्वेशंस चेंज होनी थी, आपकी बाउंड्स चेंज होनी थी, लेकिन ओवरऑल इन दी एंड आपका ट्राइंगल के एज के बोर्ड जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर आना था वो सेम ही आना था। तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया है, हमने अपनी आसानी के लिए जो दूसरा एक तो एज में से एक्स जो एक्सिस पास कर रहा है उसको एक्स एक्सिस का नाम दिया है, और दूसरा जो एक्सिस है हमने उसको जो है वो ट्रायंगुलर लामिना के जो है वो सेंटर में से पास करवा लिया, ताकि हमें जो है वो बॉन्ड्स अप्लाई करने में जो है आसानी आ जाए, बॉन्ड्स में सिमेट्री आए, सिमेट्री आने की वजह से हमें जो है वो इंटीग्रेशन करने में जो है हमें बाद में जो है इन दी एंड जो है वो आसानी होती है। तो खैर उसके बाद जब ये वाले एक्सिस लेने के बाद हम लोगों ने किसी एक एज के अबाउट जो है वो मीन्स के एक्स एक्सिस के अबाउट जो हम लोगों ने जब जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया, तो फाइंड आउट करने का भी आप लोगों को पता है वो सेम ही था कि जिस भी एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, उसका फार्मूला लिखने के बाद उनमें उस फार्मूले में अगर आपके पास कोई एक कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगुलर लैमिना के केस में जी एक्सिस जो है वो जीरो है, तो जीरो पुट करने के बाद आपके पास इंटीग्रेंट जो है वो सिंपली जो है वाई स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डीएम की वैल्यू पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया डेंसिटी, और नेक्स्ट जो मेन काम हमारा करने वाला होता है वो ये होता है कि हम लोगों ने जो है वो बॉन्ड्स पुट करनी होती हैं। तो बॉन्ड्स पुट करने का वे जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गया था, एक बार थोड़ा सा फिर जल्दी से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि आप लोगों ने ये देखना होता है कि आपके ट्रायंगल को जो है ना कौन सी कर्व्स ने जो है वो किया हुआ है। तो बाउंड करने का वे ये है कि आप पहले अपनी जो ज्योमेट्री है जिसको आप बाउंड करना चाह रहे हैं पहले उसकी शेप को देख लें कि उसको बाउंड करने के लिए क्या आपको जो है वो स्ट्रेट लाइंस चाहिए या कर्व्ड लाइंस चाहिए। तो जो भी लाइंस चाहिए आपको जो है ना वो उन लाइंस को जो है ना आप लोगों ने एज ए बाउंड्री जो है वो यूज करते हुए या बाउंड्री लाइंस या बाउंड्री कर्व्स यूज करते सर हुए। आवाज नहीं आ रही? नहीं। नहीं सर, अभी जो बोल रहा हूँ वो आ रही है आवाज? नहीं सर, आवाज अगर आई भी है तो कट कट के आई है। और बाकियों को भी कट के आ रही है, सिर्फ तुम्हें ही आ रही है? ठीक आ रही है सर। तो फिर देखो आप डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे हुए हैं, तो किसी का अपना भी इंटरनेट का इशू जो है वो हो सकता है। मैं तो फिलहाल जो जहाँ पे बैठा हूँ मुझे तो इंटरनेट का कोई इशू नहीं है। आप लोग जो है ना अपने इंटरनेट कनेक्शन जो है वो चेक करें ताकि आपको जितनी क्लियर आवाज़ जो है वो हो सके वो आ सके। खैर हम बाउंड्स की बात कर रहे थे। तो अगर आप अब आपकी मर्जी होती है कि आप स्टार्ट कौन सी बाउंड से करना चाहते हैं। क्या आप जो है वो वर्टिकल बाउंड से स्टार्ट करना चाहते हैं या अगर आप जो है वो हॉरिजॉन्टल बाउंड से स्टार्ट करना चाहते हैं। हमने जो क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में जब हमने ये वाली बाउंड्स अप्लाई की थी, हम लोगों ने जो है वो हॉरिजॉन्टल बाउंड से जो है वो अपनी फिगर को जो है वो बाउंड करना जो है स्टार्ट किया था। हॉरिजॉन्टल बाउंड्स का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप देखें कि आपकी जो फिगर जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो किस हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर नीचे यानी कि नीचे से किस हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर ऊपर तक किस हॉरिजॉन्टल लाइन तक जो है वो एक्सटेंड जो है कर रही है, वेरी कर रही है। तो अगर आप फिगर को देखें तो अगर ये रेड हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करें तो हमारी जो ट्रायंगल है इस रेड हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर ये जो ऊपर वाली रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक जो है वो वेरी
कर रही है, लेकिन फिलहाल ओवरऑल जो है हमारी ट्रायंगुलर लेमिना जो है वो कवर अप नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ जो है वो एक ही बॉन्ड हॉरिजॉन्टल बॉन्ड लगाई हैं, जो कि किसकी बॉन्ड्स बनती हैं, वो वाई की बॉन्ड्स बनती हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है अलोंग वाई एक्सिस वेरी कर रही हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक वेरी कर रही हैं। तो नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, और ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका जो कि 0, h पॉइंट में से पास कर रही है, और उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है वो h है, इसलिए जो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू h। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोगों ने इस ट्रायंगुलर को बाउंड करना है, तो हम दो वर्टिकल लाइंस लगा के इस ट्रायंगुलर लेमिना को बाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके केस में हमारे पास जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप जो है वो बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम जब इस तरह लाइन स्ट्रेट लाइन जो है या कर्व्स जो है वो लगाएंगे, जरूरी नहीं हमेशा स्ट्रेट लाइंस ही हो, कर्व्स जो है हम इस तरह लगाएंगे कि हमारी बाउंड्री जो है वो बाएं से लेकर दाएं तक अगर हम उन बाउंड्स को जो है वो हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेट लाइंस लगाई हुई हम लोगों ने उनके साथ कंबाइन करें, तो कंबाइन करने के बाद ओवरऑल चारों कर्व्स के कॉमन पोर्शन में हमारा जो वो ट्रायंगुलर लेमिना वाला पोर्शन जो है वो कॉमन में आ जाए। तो अगर हम जो है वो, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे इसका, अगर हम जो है वो लेफ्ट से जो है वो अपने ट्रायंगुलर लेमिना को इस ब्लू स्ट्रेट लाइन से जो कहेंगे कि हमारे लेफ्ट से जो है ट्रायंगुलर लेमिना जो है ब्लू स्ट्रेट लाइन से वेरी कर रहा है, और लेफ्ट से चलते चलते फिर राइट के लोग जो है वो जो ट्रायंगुलर लेमिना है इस ब्लू स्ट्रेट लाइन तक जो है वो वेरी कर रहा है। तो ओवरऑल मैंने जो है वो चार कर्व्स जो हैं वो ड्रा की हैं। इन चारों कर्व्स के अगर आप कॉमन पोर्शन में देखें, तो कॉमन पोर्शन में आपके पास कॉमन में जो पोर्शन आ रहा है चारों कर्व्स के, वो ट्रायंगुलर लेमिना ही आ रहा है, जो कि मैं आपको शेड करके बताता हूँ। ये वाला ट्रायंगुलर लेमिना ही चारों कर्व्स के कॉमन पोर्शन में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इन चारों कर्व्स की इक्वेशन को एज एक्स एक्सिस की बॉन्ड्स और एज वाई एक्सिस की बॉन्ड्स के तौर पर जो है वो इन चारों कर्व्स की इक्वेशन को अगर हम यूज करें, तो ओवरऑल हमारा जो इंटीग्रेशन है, ये जो मैंने ट्रायंगुलर लेमिना जो शेड किया हुआ है, इस ट्रायंगुलर लेमिना के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है वो यहाँ पे एडअप करेगा, और एडअप करने के बाद आपके पास इन दी एंड जो है ओवरऑल ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको जो है वो दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करनी है, ये जो कर्व्स जो हम लोगों ने ड्रा की हैं, तो ये जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनकी इक्वेशन तो बताना मुश्किल काम नहीं है, आपको यहाँ वो इक्वेशन की देख ही बता सकते हैं, y इक्वल 0 से लेकर y इक्वल h तक है। लेकिन आपकी जो ब्लू लाइंस हैं जो कि एक्चुअली इंक्लाइंड लाइंस हैं, उनकी इक्वेशन को आप फाइंड आउट करना चाहें, तो जो लेफ्ट वाली ब्लू इक्वेशन है वो पॉइंट ए में से पास कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं -1/2, 0, और वही जो लेफ्ट वाली ब्लू लाइन है वो जो है वो 0, h जो कि बी पॉइंट है उसमें से पास कर रही है। तो दो पॉइंट में पता है जिन पॉइंट में से लेफ्ट वाली ब्लू लाइन जो है वो पास कर रही है, मींस के ये वाली जो ब्लू लाइन है दोनों पॉइंट्स ए बी में से पास कर रही है। तो इस लाइन की अगर हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है 2 पॉइंट फार्मूला कि अगर किसी लाइन के 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो जिन पॉइंट में से वो लाइन पास कर रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हम जो है उस लाइन की इक्वेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट फार्मूला यूज करने के बाद, क्योंकि हम पहले जब जो है वाई की बॉन्ड लगा चुके हैं, अब हम लोगों ने जो है एक्स की बॉन्ड लगानी है, इसलिए जो लाइन लेफ्ट वाली लाइन है इसकी इक्वेशन जो हम एक्स इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ताकि इस एक्स इक्वल टू समथिंग फॉर्म वाली इक्वेशन को हम जो है वो एज ए लोअर बाउंड जो हम अपने इंटीग्रल में यूज कर सकें। लोअर बाउंड इसलिए यूज किया क्योंकि ये लेफ्ट जो है वो कर्व या लेफ्ट वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन है, लेफ्ट वाली लाइन की इक्वेशन को या लेफ्ट वाली बाउंड्री कर्व की इक्वेशन को हम जो है वो लोअर बाउंड यूज करते हैं, और जो राइट वाली बाउंड्री कर्व होती है उसकी इक्वेशन हमको हम जो है वो एज ए अपर बाउंड यूज करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगर हम जो है वो राइट वाली ब्लू लाइन जो है उसकी इक्वेशन को फाइंड करना चाहें, तो उसकी इक्वेशन के लिए हम जो या क्या करेंगे कि देखेंगे कि वो राइट वाली ब्लू लाइन जो है वो किन पॉइंट में से पास कर रही है। तो राइट वाली ब्लू लाइन जो है वो पॉइंट सी में से पास कर रही है, एक तो जिसके कोऑर्डिनेट है +a/2, 0, और दूसरा ये कि वो भी जो है वो बी पॉइंट में से पास कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, h। तो लेफ्ट और राइट जो ब्लू लाइन है दोनों का एक कॉमन पॉइंट है 0, h, और जो राइट वाली ब्लू लाइन है उसका दूसरा पॉइंट जो हमें पता है वो क्या है, वो सी है जिसके कोऑर्डिनेट है a/2, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो है यूज करते हैं हम जो है वो जो सेकंड लाइन है जो राइट वाली लाइन है उसकी इक्वेशन जो है फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे नीचे जो फाइंड आउट की हुई है, और एक्स इक्वल सम यहाँ से हम जब इसकी वैल्यू एक्स इक्वल समथिंग की फॉर्म में निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो ये वाली आएगी, जिसको हम जो है एज ए अपर बाउंड जो है वो यूज करेंगे। अब इन चारों कर्व्स की इक्वेशन को देखने हम लोगों ने डबल इंटीग्रल में यूज कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप उसके बाद जो है इंटीग्रेशन वाला होता है, तो सॉल्व करने के बाद जब आप जो है वो
इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर निकालेंगे और रो की वैल्यू जो है वो ट्राइंगल का मास डिवाइडेड बाय ट्राइंगल का एरिया जो कि इन दी एंड जो है 2m/h बनता है वो पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट या ट्राइंगल के एक एज के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर आएगा वो आएगा 1/6 mh²। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो h आ रहा है h² में जो h आ रहा है ये h क्या है, ये जो एक्स एक्सिस हमने लिया था उसके ऊपर की तरफ जो ट्राइंगल की जो वर्टिकल हाइट बन रही है बिल्कुल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जो ट्रायंगल की हाइट बन रही है उस वो ट्रायंगल की हाइट जो है वो हम लोगों ने एच ली हुई है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने इस पॉइंट का जो एक्स जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो क्या लिया हुआ था, पॉइंट बी का दूसरा कोऑर्डिनेट जो है एच लिया होता है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ट्रायंगल की जो हाइट जो है वो क्या ली थी, एच ली थी। तो अगर आप लोगों ने एक्स एक्सिस के बॉडी मूवमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो एक्स एक्सिस की बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन बन रही है जो कि ट्रायंगल की हाइट जो बन रही है परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर उस हाइट का स्केल जो है फाइनली आपके आंसर में जो है यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह ट्रायंगल के किसी भी और एज के बॉर्डर अगर आप लोगों ने मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करना है तो उस एज के परपेंडिकुलर बिल्कुल देख रहे हैं ट्रायंगल की हाइट कितनी बन रही है तो उस एज के बाद फिर आपका मूवमेंट इनर्शिया का आंसर आ जाएगा 1/6 मास। और वो जो परपेंडिकुलर हाइट बनेगी आपकी एज के परपेंडिकुलर जो ट्रायंगल की हाइट बनेगी उसका स्केयर जो है आपके साथ में जो है वो साथ में क्या हो जाएगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला सारे का सारा क्वेश्चन जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। अब जो नेक्स्ट हम लोगों ने ये करना है वो ये है कि हम लोगों ने जो है वो ये प्रीवियस लेक्चर में से हम लोगों में जो है वो जब हम लेक्चर प्रीवियस पढ़ रहे थे रिजिड बॉडीज के केस में रोटेशनल और लीनियर मोशन वगैरह पढ़े थे उस केस में एक टॉपिक जो है वो पढ़ते हुए लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमारा यूनिवर्सिटी में जो है वो मिस हो गया था। वो आसान सा टॉपिक है आज के लेक्चर में वो वाला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ना है जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा मुश्किल काम जो है नहीं है। इस टॉपिक में हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि अगर आपके कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो उसका रोटेशनल मोशन के केस में वो जो है वो उसका वो जो है किसकी इक्वल होती है वो होती है 1/2 कर्ल ऑफ v। अगर आपके पास प्योर रोटेशनल मोशन हो या प्योर रोटेशन हो तो उस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू होती है 1/2 इनटू कर्ल ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, अब कर्ल ऑफ लीनियर वेलोसिटी कर्ल ऑफ v का आपको पता लगा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल क्रॉस वो वेक्टर फंक्शन। और डिवर्जेंस का वो डिवर्जेंस तो यहाँ पे यूज नहीं हो रही लेकिन डिवर्जेंस का भी आप लोगों को पता होगा, डिवर्जेंस जो है वो डेल डॉट एफ के इक्वल होती है, एफ जो है वेक्टर फंक्शन होता है। इस तरह वो कर्ल जो है वो इक्वल टू होती है डेल क्रॉस वेक्टर फंक्शन जो भी आपका इन्वॉल्व हो रहा होता है जिसकी कर्ल हम लोगों ने लेती है। तो यहाँ पे वेक्टर फंक्शन या वेक्टर जो है वी इन्वॉल्व हो रहा है तो कर्ल ऑफ वी का मतलब ये है डेल क्रॉस वी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हैं, शो करें आपकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो किसके जो उसकी वेक्टर फॉर्म जो है वो किसके इक्वल है 1/2 इंटू डेल क्रॉस वेक्टर फंक्शन v। तो ये दोनों एक्सप्रेशन प्रूव करने का मतलब जो है वो ये वाला एक्सप्रेशन चाहे आप प्रूव करें या ये वाला एक्सप्रेशन प्रूव करें एक ही बात है। और ये हम लोगों ने प्रूव करना है प्योर रोटेशन के केस में। ठीक है, तो मैं जैसे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो फार्मूला जो है वही प्रूव करना है। तो जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशन या प्योर रोटेशन के केस में अगर आप कंसिडर कर लें कि आपके पास कोई रिजिड बॉडी है जो रोटेशनल मोशन जो है वो उसमें जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन जो उसमें एग्जिस्ट कर रही है और हमें पता है कि जो डेल क्रॉस या कर्ल में जो है वो आपका जो डेल ऑपरेटर है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में 3 डायमेंशन के केस में किसके इक्वल होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। और v जो है कैपिटल वी वेक्टर क्वांटिटी जो वो है लीनियर वेलोसिटी है। तो लीनियर वेलोसिटी के लिए ये जो है वो कंपोनेंट्स के फॉर्म यहाँ पे वो भी सपोज कर ली है वो क्या है v1i प्लस v2j प्लस v3 के। और सिमिलरली इसी तरह जो है वो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी भी जो है वो कंपोनेंट फॉर्म जो है हम लोगों ने इन जनरल जो सपोज कर लिया वो भी कोई ना कोई होगी ओमेगा 1 i प्लस ओमेगा 2 j प्लस ओमेगा 3 के। तो ये वाला प्योर रोटेशनल के केस में जो हम लोगों ने जनरली ये वाला एक्सप्रेशन प्रूव करना है कि आपके पास कोई भी प्योर रोटेशनल मोशन का केस हो उस केस में आपकी ओमेगा जो है वो हमेशा जो है वो ओमेगा की जो वेक्टर क्वांटिटी है हमेशा जो इक्वल टू होगी 1/2 कर्ल ऑफ v। ठीक है, तो ये पार्टिकल नहीं जनरल केस में हम लोग प्रूव कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने ये एंगुलर वेलोसिटी का कोई जो है ना जनरल जो है वो वेक्टर फॉर्म जो है वो भी कंसिडर कर ली है। लीनियर वेलोसिटी की भी हम लोगों ने जो है वो जनरल जो है वेक्टर फॉर्म जो हम लोगों ने वो कंसिडर कर ली है। और डेल ऑपरेटर जो है ये फिक्स ही होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट केस में, इसका हमें पहले से ही पता है।
अब हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि जो राइट हैंड साइड जो है वो इस ओमेगा के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। अब लोगों को पता ही है, जब दो इक्वेशंस को या दो एक्सप्रेशन को आप लोग जब प्रूव करने लगते हो किसी भी स्टैंडर्ड या लेवल के क्वेश्चन में, तो आप लोग कोशिश करते हो कि बड़ी वाली साइड को लेके जो है ना उसकी उसकी कैलकुलेशन करके उसमें सिंप्लीफिकेशन या कटिंग और कैलकुलेशन करने के बाद उसका आंसर जो है वो छोटी वाली साइड के इक्वल जो है वो लेके आ जाए। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन प्रूव करना है, इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो है आपकी 1/2 कर लो वी, वो लेफ्ट हैंड साइड से जो आपको जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो बड़ी नजर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले से जो को सही स्टार्ट करेंगे अपनी कैलकुलेशन को, और इन दी एंड प्रूव करेंगे कि हमारा जो आंसर जो है वो मींस के ओमेगा जो है वो 1/2 कर लो वी के इक्वल जो है वो आ जाता है। तो अब कर लो बी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1/2 का तो हमें पता ही है, 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई हो रही है, तो सबसे पहले हमें जो है कर लो वी मींस डेल क्रॉस वी का जो है हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन जनरल जो है डेल क्रॉस वी की वैल्यू जो है उससे उसको फाइंड आउट करते हो जो है ना वहां से स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन को। तो डेल क्रॉस वी किसके इक्वल होता है, डेल और वेक्टर वी का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग जो है डिटरमिनेंट को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो ये डेल ऑपरेटर के तीन कंपोनेंट्स हैं, और यहाँ पे ये जो v1 और v2 v3 हैं ये जो है वो जो लीनियर वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं। इन अब डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं हम, यहाँ क्या करेंगे हम जो है वो डेल क्रॉस वी यहाँ का जो है क्रॉस प्रोडक्ट डेल और वी का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब डिटरमिनेंट ओपन करना है, कैसे करना है आप लोग आते ही जो थोड़ा सा रिकल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने जो है वो ith कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो ith कंपोनेंट के लिए क्या करना होगा आप लोगों को जो है वो आई और जे वाली रो और कॉलम को जो है वो भूल जाना है, और पार्शियल को वाई और पार्शियल पार्शियल और पार्शियल वाई जो है सबसे पहले पार्शियल v3 के साथ जो है लिंक करेगा, आपके पास आंसर आएगा पार्शियल v3 और पार्शियल वाई। उसके बाद माइनस लगाने के बाद पार्शियल और पार्शियल जी जो है वो v2 के साथ लिंक करेगा और आपके पास आंसर आएगा पार्शियल v2 ओवर पार्शियल जी। इसी तरह आप लोगों ने जो पहले जो तरीकाकार पढ़ा हुआ डिटरमिनेंट को ओपन करने का, उसमें आप लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो माइनस लगाते हो, और माइनस लगाने के बाद इसी सेम प्रोसीजर को जो है फॉलो करते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस लगा दिया है। प्लस लगाने के बाद हम जो है जब आई और आई जेथ कॉलम और जेथ रो को जब हम जो है वो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को जब हम स्किप करेंगे, तो यहाँ से राइट से लेफ्ट पे आने की बजाय हम लोग जो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम जो है वो लेफ्ट से जो है वो राइट की तरफ पहले आएंगे, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ पहले आएंगे, और उसके बाद जो है सेकेंडली जो है ना आप लोग जो है फिर पार्शियल एक्स और पार्शियल 3 को जो है v3 के साथ जो एक्सटेंड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना वो इन अदर वर्ड जो है माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ पे आपका जो माइनस वाला होगा जो कि एक्चुअली फार्मूले का आता है डिटरमिनेंट को ओपन करने का, वो जो है प्लस का हो जाएगा। तो ये आई थिंक एक बार पहले भी एक बार ये वाला जो है ना वो डिटरमिनेंट को ओपन करने वाला ये वाली जो यहाँ पे जो यहाँ पे स्टूडेंट अपनी मर्जी से जो है ना कभी प्लस लगा लेते हैं कभी माइनस लगा लेते हैं। ये वाला जो टॉपिक या इशू जो हम लोग एक बार क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी मर्जी होती है, अगर हम माइनस लगा रहे हैं तो सेम उसी वे से जो है ना डिटरमिनेंट को ओपन करें जैसे इस पहले टर्म में हम लोगों ने ओपन किया हुआ है। लेकिन अगर आप माइनस की वजह प्लस लगाते हैं तो क्या करते हैं, फिर इस वे से जिस वजह से पहले टर्म को ओपन किया उस वजह से ओपन करने की बजाय उससे जो है ना वो थोड़ा सा हम जो है क्या करते हैं उल्ट वे में जो है वो यहाँ पे सेकंड टर्म को ओपन करते हैं। इंडियन आपका जो ये इक्वालिटी मेंटेन हो रही है, यहाँ पे इम्प्लाइज का सिंबल नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल आएगा, इक्वालिटी जो आपकी मेंटेन रहेगी। तो ये इस तरह के जो कैलकुलेशन में प्लस माइनस की जो चेंजिंग है लोग एफएससी या बीएससी लेवल में भी कर चुके हो, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते यहाँ पे। तो डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे आप लोग, तो यहाँ आपके पास ओवरऑल फाइनल आंसर जो है वो ये वाला आएगा। और ये किसका आंसर आया है, ये आपके पास आंसर आया है डेल क्रॉस और जो वेक्टर क्वांटिटी डेल वी है क्रॉस वी। उसका आंसर आया है। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और इसको फिलहाल जो है हम यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें v3 का पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, v2 का पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, v1 का पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है, यानी कि v के सभी कंपोनेंट्स के पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं। और v की वैल्यू हमें फिलहाल इन जनरल जो है नहीं पता कि इन टर्म्स ऑफ x और y v1 v2 v3 जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। इनकी वैल्यू पता होगी तभी हम यहाँ पुट करके इनके पार्शियल डेरिवेटिव जो निकाल सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इन जनरल पहले जो कंपोनेंट्स हैं v1 v2 v3 इनकी वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उन वैल्यूज को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करने के बाद उनके डेरिवेटिव जो है वो लेंगे। तो जनरल वैल्यू v1 v2 v3 जो कंपोनेंट्स की कैसे फाइंड करनी है हमें पता है कि रोटेशनल मोशन के केस में, प्योर रोटेशनल मोशन के केस में आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल होती है, ओमेगा क्रॉस आर की इक्वल होती है। यहाँ पे जो ओमेगा है
वो ये लिखा हुआ है उसका जनरल वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेशन, और ये जो आर है ये इन जनरल जो है वो जो बॉडी रोटेट कर रही है उसके किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट का जो है पोजीशन वेक्टर है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों क्या ले लेंगे इन जनरल जो है वो एक्स वाई जी ले लेंगे। और ये जो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 जो है ये ओमेगा के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। ओवर इन दोनों का क्रॉस वाले लेने के लिए क्या करेंगे, हम जो डिटरमिनेंट वाला वे जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो v लिखा हुआ है v इज इक्वल टू ये जो v1i प्लस v2j प्लस v3k लिखा हुआ है, ये एक्चुअली जो है वो इस v की वैल्यू लिखी हुई है, और राइट हैंड साइड पे ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ये वाला, ये राइट हैंड साइड डिटरमिनेंट जो है वो ओमेगा क्रॉस r जो है वो इसका आंसर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमिनेंट की फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि इस इक्वालिटी को यूज करके हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो है वो ये इक्वालिटी जो है ये सारी की सारी जो है हम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ओमेगा और आर का डिटरमिनेंट इन्वॉल्व हो रहा है। डिटरमिनेंट कैसे ओपन करेंगे, जैसे ये वाला डिटरमिनेंट जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 में ओपन किया है वैसे बिल्कुल उसी वे को फॉलो करते हैं हम जो है इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये वाला आंसर आएगा। ये याद रखें यहाँ पे इम्प्लाइज वाला सिंबल नहीं आएगा। हम क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट को ओपन कर रहे हैं, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इम्प्लाइज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इक्वालिटी वाला सिंबल आएगा, क्योंकि हम जो है इस डिटरमिनेंट को राइट हैंड साइड पे जो है उसका आंसर निकाल रहे हैं। तो डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाला आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप क्या देखेंगे कि इस इक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा है, ये वाला वेक्टर है v1i प्लस v2j प्लस v3k। तो एक तरफ तो आपके पास जो है वो ये v1i प्लस v2j प्लस v3k ये वाला वेक्टर है लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरी तरफ आपके पास जो है वो डिटरमिनेंट ओपन करने के बाद जो है आपको जो है ये वाला वेक्टर मिल रहा है, जिसके कंपोनेंट्स जो है वो ओमेगा 2z माइनस ओमेगा 3y आई है उसके, और उस तरह बाकी जी और के कंपोनेंट भी आप लोगों को जो नजर आ रहे होंगे लिखे हुए। तो आपको जो है वो दो वेक्टर्स जो है दोनों साइड में आपको मिल गए हैं। दोनों साइड को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके आप देखेंगे कि आपके पास आई के साथ जो कंपोनेंट आ रहा है v1, ये जो होगा राइट हैंड साइड पे जो आई के साथ कंपोनेंट आ रहा है ओमेगा 2z माइनस ओमेगा 3y ये जो है इसके इक्वल होगा। दोनों इक्वालिटीज को जो है कंपेयर करेंगे तो आपके पास v1 जो है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस करने के बाद ये इक्वालिटी को कंपेयर करने से आपके पास v1 जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू जो है वो ये वाली बन जाएगी। उसी तरह जे के साथ जो है v2 आ रहा है, तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जो जे के साथ जो भी कंपोनेंट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे कि v2 की वैल्यू जो है कंपेयर करने के बाद जो है ये वाली आ रही है। उस तरह v3 की वैल्यू जो है कंपेयर करने के बाद जो है वो ये वाली आ रही है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखें कि v1 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x y z में मिल गई है, v2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x मिल गई है, v3 की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ y और x मिल गई है। तो कहने का मतलब ये है कि इन जनरल में जो है वो v1 v2 v3 जो कंपोनेंट हैं उनकी वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ x y z जो है स्मॉल x y z में मिल गई हैं। अब हम जो है वो ये जो v1 v2 v3 हैं ये जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, अब हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोग जो लेना चाहते हैं वो हम जो है वो ले सकते हैं। तो किसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं, यहाँ पे जो आपकी जो इक्वेशन नंबर नजर आ रही है आप लोगों को, इस इक्वेशन वन में देखें आप लोगों को किस v1 v2 v3 के कौन कौन से पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। तो सबसे पहले अगर v1 की बात करें तो v1 का पार्शियल डेरिवेटिव आपको विद रिस्पेक्ट टू z चाहिए और v1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपको y चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो v1 क्या वैल्यू हमें मिली है हमें वैल्यू, इसका पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे। तो क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेने से y जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपकी माइनस के बाद वाली क्वांटिटी जो उसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और सिंपली ओमेगा 2z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद v1 का पार्शियल डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो हमारे पास जो है वो ओमेगा माइनस ओमेगा 3 आ जाएगा। तो ये वाला v1 के केस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें कि v2 के केस में हमें क्या चाहिए, v2 के केस में हमें v2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z चाहिए और v2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए। तो इस v2 को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, v2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z भी निकाल लेंगे और v2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी निकाल लेंगे। और फाइनली जो है हमें जो क्या चाहिए, v3 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए और v3 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए। तो इस v3 को यूज करते हम क्या करेंगे, v3 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी ले लेंगे और v3 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी ले लेंगे। तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू हमें जहाँ से मिली है, ये वाली सारी पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू हमें मिली है यहाँ से, इन सारी की सारी पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू को हम जो है वो यहाँ से लेके इनको जो है इक्वेशन नंबर 1 में जो है हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे, जो कि एक्चुअली किसके इक्वल है, डेल क्रॉस वेक्टर v के इक्वल है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें इन सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स वैल्यू जो पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो
इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या बन जाएगी, वो आपके पास जो है आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे। सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ये वाली बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें कैलकुलेशन में अब यहाँ पे तो 1 माइनस जो है आपका जो है वो पहले से ही आ रहा है यहाँ पे, और दूसरा माइनस जो है आप देखें अगर v2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लें तो यहाँ पे v2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लिया तो दूसरा माइनस आपका यहाँ पे भी आ रहा है v2 के पार्शियल डेरिवेटिव में ये वाला। तो ये दोनों माइनस जो है इस माइनस ये माइनस और ये वाला माइनस इसके साथ मिलकर जो है हमारे आंसर को क्या कर देगा, फाइनली पॉजिटिव कर देगा। तो बाकी टर्म्स में भी ऐसे किया हुआ है, वैल्यूज पुट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास फाइनली जो है वो ये इक्वेशन 1 जो बन जाएगी, जिसमें ये वो दो माइनस जो है आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये दो माइनस भी आपस में मिलकर प्लस हो जाएंगे, ये दो माइनस भी आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आपका आंसर आएगा मेगा 1 प्लस मेगा 1 आई प्लस मेगा 2 प्लस मेगा 2 जे और प्लस मेगा 3 प्लस मेगा 3। ओके, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 ओमेगा 1 आई प्लस 2 ओमेगा 2 जे प्लस 2 ओमेगा 3 के। और इसको अगर 2 कॉमन ले लेंगे सभी कंपोनेंट में से तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, ये इक्वल टू बनेगा 2 टाइम्स ओमेगा 1 आई प्लस ओमेगा 2 जे प्लस ओमेगा 3 के। तो ये किसका आंसर था, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें ये किसका आंसर था, कर्ल डेल क्रॉस वी का आंसर हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद किसकी इक्वल आया है 2 इंटू ओमेगा 1 आई प्लस ओमेगा 2 जे प्लस ओमेगा 3 के। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल टू है 2 टाइम्स ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपके पास जो है वो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और इसका आंसर जो है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। और राइट हैंड साइड में जो है वो आप देखेंगे कि 2 जो है ओमेगा के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 2 को अगर हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो है ले जाकर जो है वो डिवाइड कर दें तो आपके पास फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 कर्ल ऑफ वी। और यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो आपका फाइनल आंसर आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 कर्ल ऑफ वी। तो ये था प्रूफ उसका। प्योर रोटेशन के केस में ओमेगा जो है 1/2 कर्ल ऑफ वी के इक्वल होता है। और यहाँ पे याद रखिए कि हम हाँ हाँ पूछो। और यहाँ पे जो है वो आप एक बार और नोट कर लें कि समटाइम जो है वो एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि अगर उस कोई रिजिड बॉडी जो है वो इरोटेशनल हो, ये मीन्स कि उसमें कोई रोटेशन जो है एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो वो चेक करने के लिए हम जो है वो क्या कर सकते हैं। आप देखें कि अगर आप जो है कि बॉडी कोई भी रिजिड बॉडी जो है अगर इरोटेशनल हो मीन्स उसमें रोटेशन ना हो रही हो, तो किसी बॉडी में के केस में अगर कोई बॉडी जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रोटेशनल। तो इरोटेशनल का क्या मतलब है कि उसमें कोई रोटेशन जो है वो किसी रिजिड बॉडी में जो है वो ना हो रही हो। इरोटेशनल के केस में क्या होगा, इरोटेशनल के केस में आपका जो ओमेगा जो है आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी जो है अगर उसमें रोटेशन ना हो रही हो किसी रिजिड बॉडी में तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 होगी। तो अगर कोई बॉडी जो है वो इरोटेशनल हो मीन्स उसमें रोटेशन जो है वो एग्जिस्ट ना कर रही हो या वो रोटेट जो है वो ना कर रही हो कोई रिजिड बॉडी, तो उसके केस में रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी या ओमेगा क्या होगी, वो 0 होगी। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है उसको हम यहाँ पे जो है वो 0 कर दें, ये जो फार्मूला हम लोगों ने प्रूव किया है, तो हमें क्या मिलेगा 2 जो है वो भी 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0। अगर कोई रिजिड बॉडी जो है वो इरोटेशनल है मीन्स उसमें कोई रोटेशन जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आपका ओमेगा जो है यहाँ पे जो है ओमेगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 2 डिवाइड हो रहा है ये भी दूसरी तरफ जाकर जो है वो भी 0 हो जाएगा, बच गया जाएगा सिर्फ कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू 0। और कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0। तो ये सम टाइम एमसीक्यूज में भी ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी कोई रिजिड बॉडी जो है वो इरोटेशनल है या अगर आपको कोई क्वेश्चन आ दिया जाए कि जिसमें जो है वो रिजिड बॉडी की जो है ना वो लीनियर वेलोसिटी आपको गिवन दी गई है, क्योंकि आपको पता है एंगुलर रोटेशन मोशन के केस में भी रिजिड बॉडी की लीनियर वेलोसिटी जो है वो होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी कोई ना कोई होती है। लेकिन अगर कोई बॉडी रिजिड बॉडी जो है वो उसमें रोटेशन नहीं हो रही, सिर्फ लीनियर मोशन हो रही है, तो उसके केस में सिर्फ क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी। फिर रिपीट कर दूं, जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उस रोटेशन के केस में आपकी जो है वो ये जो देखें यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, कलर चेंज करता हूँ,
ये प्योर रोटेशन के केस में देखें आपका जो है लीनियर वेलोसिटी भी इन्वॉल्व हो रहा है और एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है वो भी इन्वॉल्व हो रही है। तो प्योर रोटेशन के केस में लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, ठीक है। तो अगर किसी रिजिड बॉडी में रोटेशन ना हो रही हो तो रोटेशन उसके और उसकी सिर्फ जस्ट आपको जो है वो लीनियर वेलोसिटी गिवन दी गई हो, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जस्ट जो है वो लीनियर मोशन जो है वो रिजिड बॉडी जो कर रही है, और आपसे कहा जाए कि प्रूव करें कि वो उस रिजिड बॉडी में जो है वो जो है वो इरोटेशनल है, मीन उसमें रोटेशन नहीं एग्जिस्ट कर रही, और आपको ये भी बताया भी ना गया हो क्वेश्चन में कि वो रिजिड बॉडी जो रोटेट नहीं कर रही। थोड़ा सा क्लियर कर दो क्वेश्चन को कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको जो है ये ना बताया गया जाए कि वो रिजिड बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है या नहीं कर रही, सिंपली जस्ट जो है वो किसी प्रॉब्लम के केस में आपको जो है लीनियर वेलोसिटी गिवन दे दी गई हो और आपसे कहा जाए कि खुद चेक करें इस लीनियर वेलोसिटी के केस में जो है वो आपकी रिजिड बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है या नहीं कर रही, उसमें रोटेशन जो है एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो आपको लीनियर वेलोसिटी दी गई होगी उस लीनियर वेलोसिटी के हम जो है वो कर्ल फाइंड आउट करेंगे। अगर उसकी कर्ल का आंसर जो है वो 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा 1/2 कर्ल ऑफ v जो है उसका आंसर भी 0 आएगा। अगर 1/2 कर्ल ऑफ v का आंसर 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा आपका ओमेगा जो है वो भी 0 होगा, मींस उस ओमेगा उसके केस में क्या होगा आपकी रिजिड बॉडी जो उसमें एंगुलर मोशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप कह देंगे कि हमारी रिजिड बॉडी जो है वो इरोटेशनल है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि समटाइम पूछा जाता है कि कोई रिजिड बॉडी जो है इरोटेशनल जो है कब होगी, जब डेल डॉट v0 की इक्वल होगा या डेल क्रॉस v0 की इक्वल होगा, या कुछ और ऑप्शन जो है वो जो दिए गए होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है कि अगर किसी रिजिड बॉडी के केस में कर्ल ऑफ v का आंसर या डेल क्रॉस v का आंसर जो है अगर 0 के इक्वल आ जाए तो उस रिजिड बॉडी के केस में क्या कहते हैं कि वो रिजिड बॉडी जो है वो इरोटेशनल है, मींस उसमें रोटेशन जो है वो एग्जिस्ट जो है वो नहीं कर रही, ठीक है। और उसके अलावा वैसे अगर आपसे प्रूफ वी आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि रिजिड बॉडी जो है वो चेक करें इरोटेशन है या नहीं, तो आप जो है वो डेल क्रॉस वी को चेक करके 0 की इक्वल प्रूफ कर सकते हैं कि जो गिवन प्रॉब्लम हमें दी गई है उस प्रॉब्लम के केस में जो रिजिड बॉडी है वो क्या है इरोटेशनल है। तो ये था आज का लेक्चर। लास्ट में कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट जो डिस्कस किया है। फिलहाल जो आपका मेन टॉपिक जो ये था आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे जो है वो 1/2 जो है वो और कर्ल ऑफ v जो है वो प्रूव करना था। तो वो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करके जो हम जो है 1/2 कर्ल ऑफ v जो है प्रूव कर सकते हैं। और याद रखें जस्ट जो है प्योर रोटेशनल मोशन के केस में हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे इसका जो है प्रूव किया है। ये वाला क्वेश्चन में मेंशन है फॉर रोटेशन, जस्ट प्योर रोटेशन के केस में हम लोगों ने ये प्रूव करना है। तो 5 मिनट है अभी, किसी ने आज के लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में से कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। 5 मिनट्स हैं अभी, किसी ने आज के लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में से कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। पढ़ा रहा हूँ, चलिए ठीक है, टाइम खत्म हो गया लेक्चर का। ओके ओके सर, चलो।